हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर जी.के. शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लेकर क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 बुक लेकर। हम पढ़ रहे थे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। उसका 2 पार्ट हम निकाले थे। फर्स्ट पार्ट में हम दिए थे अबाउट द ऑथर और सेकेंड पार्ट में हम दिए थे कुल 6 पैराग्राफ। लेकिन स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट लेकर हम आए हैं आज, और मेरी उम्मीद है कि ये पढ़कर आपको मजा आएगा। हालांकि उतना इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू मोरलेस ऑन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। इनमें से आप कह सकते हैं कि कैसे उदय हुआ, उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। कैसे सभ्यता की विकास होती है, कैसे मनुष्य दूसरे जानवरों से भिन्न है और कैसे उसका स्वभाव अन्य जानवरों से अलग है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब तक हमने जहां से पढ़ा था उसके आगे देखेंगे तो देखिए क्या कहता है। Has civilization taught us to be more friendly towards one another? कहता है कि क्या सभ्यता हमको एक दूसरे के प्रति ज्यादा मित्रवत होना सिखाती है? क्या सभ्यता से हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना सीखते हैं? द आंसर इज इजी। स्वयं उत्तर भी देते हैं। कहते क्या है? इसका जवाब सरल है, आसान है। रॉबिन्स, रॉबिन्स एक प्रजाति है। द इंग्लिश, नॉट द अमेरिकन स्पेसीज। क्या कहते हैं कि जो रॉबिन्स प्रजाति है, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड की रहने वाली प्रजाति है, अमेरिकन प्रजाति नहीं। इसका मतलब है कि रॉबिन्स इंग्लैंड में भी पाए जाते हैं और अमेरिका में भी पाए जाते हैं। तो अमेरिकन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं ऑथर, यहाँ बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश रॉबिन्स है, जो इंग्लैंड के रहने वाले रॉबिन्स है, उनके बारे में। क्या कहते हैं? पेक एंड एल्डरली रॉबिन्स टू डेथ। वहां पे बूढ़े रॉबिन्स को, जो कि रॉबिन्स हैं, वहां बूढ़े रॉबिन्स को तरपा तरपा कर मार दिया जाता है। वेरी आज मेन, और जहां बात है मनुष्यों की, रॉबिन्स की नहीं, मनुष्यों की, द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज, और वो भी ब्रिटिश के ही लोग। ब्रिटिश में 2 प्रजाति की तुलना की, एक मनुष्य जिसके बारे में अभी आपको हम बतलाने वाले हैं, और दूसरा रॉबिन्स। रॉबिन्स क्या करते हैं? अपने बूढ़े रॉबिन्स को तरपा तरपा कर मार देते हैं। लेकिन वहीं ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश के मनुष्य, मानव जाति, whereas men, the English, not the American species, give an elderly man old age pension. वहां के मनुष्य क्या करते हैं? अपने बूढ़े लोगों को रॉबिन्स की तरह मारते नहीं है, रॉबिन्स की तरह तरपा तरपा के उनको खत्म नहीं करते हैं, बल्कि उनको बूढ़े लोगों को वृद्ध पेंशन देते हैं, वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, ओल्ड एज पेंशन देते हैं। Within the herd, we are more friendly to each other than are many species of animals. कहते हैं कि हम लोग जानवरों के तुलना में बहुत ज्यादा मित्रवत हैं। अपने समूह में, खास करके अपने ग्रुप में, हम लोग जानवरों से कहीं ज्यादा मित्रवत हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं? But in our attitude towards those outside the herd, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animal. लेकिन क्या कहते हैं कि हमारे उपदेशकों ने, हमारे मोरलिस्ट ने, रिलीजियस टीचर्स ने, धार्मिक गुरुओं के बताने के बाद भी जो हमारे अपना, जो हम लोगों का अपना व्यवहार है, बिहेवियर होता है, खास करके अपने समूह से बाहर, वो बिल्कुल जानवरों की तरह खुखार होता है, निर्दयी होता है। And our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even most savage beasts. It may be hoped, thought not very confidently, that the more human attitude will in time come to prevail, but also far the omens are not very propitious. क्या कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है वो अवसर देने लायक बनाती है ना। इतने ज्यादा अवसर मिलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सर्वाधिक हिंसक पशु, जो खुंखार जानवर हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा भयावह हमारी हालत हो जाती है, या हमारा व्यवहार हो जाता है बिल्कुल हिंसक पशु के समान। और
यह जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी आदत बदले। लेकिन राइटर यहाँ क्या कर रहे हैं, राइटर यहाँ कह रहे हैं कि इट में होप्ड, इट में भी होप्ड, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है, ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो शुरुआत है, जो बिगनिंग है, जो ओमेंस है, मतलब कि जो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ओमेंस को, जो ओमेंस है, जो शगुन है, इसको हम बहुत ज्यादा ही अच्छा नहीं मान सकते हैं, लाभदायक नहीं मान सकते हैं। देखिए 8th पैराग्राफ, all these different elements must be borne in mind in considering what ideas done most to help mankind। आगे क्या कहते हैं दोस्तों कि all these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind। कहते हैं कि किन विचारों ने मानव जाति की सबसे अधिक मदद की है, इस बात का विचार करने से पूर्व पहले हमें विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कोई ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सचमुच में मानव प्रजाति की मदद की है, कौन कौन है? The ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds। क्या कहते हैं कि हमारा जो विचार है, हमारा जो संबंध है, वो जिन विचारों के साथ है उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में हम उसको बांटकर देख सकते हैं। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। देखिए क्या कहते हैं, those that contribute to knowledge and the technique। कौन कौन है? पहला विचार क्या रखे हैं, those that contribute to knowledge and technique। पहला वो है जिसका संबंध ज्ञान से हो, है ना, जिसका संबंध ज्ञान से हो तथा टेक्निक में हो, तकनीकी हो, तकनीकी रूप से हो, यानी कि तकनीक में हो। दूसरा क्या है, एंड दोज दैट आर कंसर्न विद मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स। और दूसरा किससे है? जो मोरल्स से है, नैतिकता से जुड़ा हुआ हो और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो, राजनीति से जुड़ा हुआ, राजतंत्र से जुड़ा हुआ। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विद नॉलेज एंड टेक्निक। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि पहले मैं उन पर चर्चा करूंगा, उन विषयों पर चर्चा करूंगा जिनका संबंध तकनीक से है, ज्ञान से है। देखिए 9th पैराग्राफ में क्या है फ्रेंड्स, नाइन्थ पैराग्राफ में क्या कहते हैं, द मोस्ट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द dawn ऑफ हिस्ट्री। क्या कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द dawn ऑफ हिस्ट्री। dawn का मतलब सवेरा या उदय, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, dawn। देखिए ना बाइक पे लिखा होता है सीरी dawn, तो वही dawn है। क्या कहते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है तथा सबसे मुश्किल कदम इतिहास में रहा है, या इतिहास के उदय से पहले जो रहा है, उठाए गए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द dawn ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे मुश्किल कदम जो है वो इतिहास के उदय के पहले लिए गए थे, उठाए गए थे। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नोन। भाषा की उत्पत्ति, भाषा की प्रारंभ, भाषा का प्रारंभ किस अवस्था में हुआ, यह सबको मालूम नहीं है। इज नॉट बिगेन इज नॉट नोन, यह सबको ज्ञात नहीं है, सबको पता नहीं है। बट
we may be pretty certain that it began very gradually। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी इतिहास है इसका उदय, जो हमारी भाषा है इसका उदय धीरे धीरे हुआ होगा, है ना। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे हुआ होगा, इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई होगी। Without it would have been very difficult to hand on from generation to generation the inventions and discoveries that were gradually made। कहते हैं कि जो आविष्कार हुआ, without it would have been difficult to hand on from generation to generation। हाँ, जो आविष्कार हुआ और जो खोज हुआ वो इसके बिना, मतलब भाषा के बिना जब धीरे धीरे हुई तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक में ट्रांसफर करने में, स्थानांतरण करने में काफी मुश्किल आई होगी। आगे देखिए क्या कहता है, अनदर ग्रेट स्टेप। कहते हैं कि जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम है वो क्या है, which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire। जो भाषा के प्रारंभ के पूर्व, मतलब यहाँ पे ऑथर सर्टेन नहीं है, ऑथर निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि पहले भाषा का उदय हुआ या पहले आग का। लेकिन क्या कहते हैं कि एक जो दूसरा महान कदम है, ग्रेट स्टेप है, जो भाषा के प्रारंभ से पूर्व हुआ होगा या उसके बाद हुआ होगा, है ना, उठाया गया था, वो क्या था, आग का। क्या था, आग का इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, है कि नहीं है। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर अगर नहीं हुई होती, आग का उदय नहीं हुआ होता तो मनुष्य आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आप जो पके पके खूब स्वादिष्ट खाना खा रहे हो, ये आग की उत्पत्ति के बगैर संभव थी क्या, नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं, द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन इन हिस्ट्री। इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण खोजों में से एक था आग का आविष्कार। तो चलिए देखिए आगे। I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept। कहते हैं कि प्रारंभ में जब आग का आविष्कार हो भी गया था तो इसका जो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो उपयोग है वो हमको बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम नहीं था। इसका उपयोग हम जनरली, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो किस लिए करते थे, वो रात में सोते समय जंगली जानवरों को डराने धमकाने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। जहां सोते थे उसके चारों ओर आग जला देते थे, आग जलने से जंगली जानवर वहां पे नहीं आता था। तो यही प्रमुख कार्य आरंभ में होता था अग्नि का। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीबल। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो वार्मथ है, जो आग से उत्पन्न हुआ जो गर्माहट है, वो हमारे एंसेस्टर्स को बहुत पसंद आया होगा। खास करके ठंडे के दिनों में तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। Presumably, on some occasion, a child got scolded for throwing the meat into the fire, but when it was taken out, it was found to be much better, and so the long history of cookery began। कहते कि वह बच्चा जो फर्स्ट टाइम शरारत बस मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया होगा आग में, तो उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ी होगी। कन्फर्म है, अगर बदमाशी करोगे तो डांट तो खाओगे, है ना। तो वही बोल रहे हैं ऑथर कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम मांस का कोई टुकड़ा आग में फेंक दिया होगा तो बहुत ज्यादा डांट सुना होगा, लेकिन उसी आग के टुकड़े, आग में पक रहे टुकड़े को कोई निकाल के चखा होगा तो बहुत मजा आया होगा, और जो स्वादिष्ट लगा होगा वो परंपरा ही एक स्टार्ट हो गया कि नहीं चलो अब हम इस मांस के टुकड़े को पका के खाएंगे, ये ज्यादा स्वादिष्ट होता है, ज्यादा टेस्टी होता है ना। चलिए देखिए 11th पैराग्राफ क्या कहता है। 11th पैराग्राफ में The taming of domestic animals, especially the cow and the sheep, must have made the life much
प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। क्या कहते हैं कि घरेलू जानवर जो डोमेस्टिक एनिमल हैं, घरेलू पशु हैं, खास करके उन्होंने जिक्र किया किसका, गाय का और भेड़ों का। कहते हैं कि खास करके जो घरेलू जानवर गाय और भेड़ हैं उनको प्रशिक्षित करने में जो हमारा जीवन है, जो मनुष्यों का जीवन है, हमारे पूर्वजों का जीवन है, वो ज्यादा आनंददायक और सुरक्षित हो गया होगा। Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship। क्या कहते हैं, जो पहले के मनुष्य होंगे, जो पहले के हमारे एंसेस्टर होंगे, वो ऐसा सोचते होंगे, खास करके उनको पशुओं की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में ये तो मालूम नहीं होगा, लेकिन हर धर्म में कुछ न कुछ पशुओं के बारे में है, सीखने के लिए, उनके बारे में उनको पूजा करने के लिए है, तो उसको देखकर वो उनको पालना स्टार्ट कर दिए होंगे। क्या कहते हैं, The tribes that worshipped lions and crocodiles died out, while those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered। क्या कहते हैं कि जो लोग, अब तो ऐसा तो नहीं है ना कि शुरू में सब लोग गाय ही पालना स्टार्ट कर दिए होंगे, या पूरे वर्ल्ड में मतलब सारे हिंदू उपासक ही है जो सिर्फ गायों की पूजा करते हैं या गायों की उपासना करते थे। उनमें से कुछ जनजातियां ऐसी थीं जो सिंहों तथा मगरमच्छों को पालते थे और वो उसकी पूजा करते थे, जो कि अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। उस जनजाति का विनाश हो गया है या वो जनजाति खत्म हो गई है, तथा जो लोग गायों की और भेड़ों की पूजा करते थे, उनको पवित्र पशु मानते थे, वो लोग धीरे धीरे वृद्धि करके बढ़ गए। आगे क्या कहते हैं, I like this theory and in the entire absence of evidence for or against it, I feel a liberty to play with it। कहते हैं कि ये जो विचार है, ये जो थ्योरी है, ये मुझे अच्छा लगता है, और ये ऐसा थ्योरी है कि जिसके खिलाफ में कोई बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है इसके विरुद्ध में, इसलिए इस थ्योरी को अपनाने में या इस थ्योरी के ऊपर हम किसी को बताएं, इस बात में मुझे ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभूति होती है, या हम ज्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं अपने आप को। आगे देखिए पैसेज 12th। Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture, which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries। क्या कहते हैं कि even more important than domestication of animals, जानवरों को पालतू बनाने से भी महत्वपूर्ण जो कदम है वो क्या था, कृषि का आविष्कार, खेती का आविष्कार, है ना। खेती का आविष्कार पशुपालन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, और लेकिन इसमें इफ एंड बट लगा हुआ है। क्या कहते हैं ऑथर कि इसमें क्या है कि धर्म तथा खूनी प्रथाओं का उदय होना शुरू हो गया। आज भी देखते हो ना, सबसे ज्यादा युद्ध किसके लिए होगा, जमीन के लिए, इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिए, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के लिए, वो तो छोड़ दो, दूर की बात है, एक बित्ता जमीन के लिए, है कि नहीं है। तो कहते हैं कि जिस तरीके से कृषि का उदय हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, तो इसके साथ साथ एक प्रथा चली, वो खूनी प्रथा थी, वो हिंसक प्रथा थी। आगे देखिए क्या कहते हैं, फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म। क्या कहते हैं कि जो मानव का इन्वॉल्वमेंट था, मानव जो बिजी होने लगा, किस काम में बिजी होने लगा, बलि में, बलिदान में और नरभक्षी जैसे कुकृत्य में। Monarch would not help to the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। क्या कहते हैं कि जो मोलक लोग थे वो तब तक अन्न उत्पादन में सहायक नहीं हुए होंगे जब तक कि उसे बच्चों के खून से
बच्चों के खून से इन्वाइट करने की परमिशन न दी गई हो, निमंत्रित करने की आज्ञा न दी गई हो। A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism, when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in conditions that caused most of them to die। कहते कि ठीक इसी तरह की जब उद्योगवाद आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उस दौर में मैनचेस्टर में एक जगह है, क्या उसका नाम है, इवेंजलिकल, वहां भी यही विचारधारा अपनाई गई थी। वहां 6 साल के बच्चे से 12 से 14 घंटे तक काम करवाया जाता था और परिस्थितियां ऐसी हो जाती थी कि उसमें से अधिकांश बच्चे मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infants। क्या कहते हैं? लेकिन अब हमको मालूम हो गया है, अब हमको पता हो गया है, या अब हमको पता है कि छोटे बच्चों के खून में रंगे बगैर भी अन्न उपजाया जा सकता है या सूती सामान बन सकेगा, उसको बनाया जा सकेगा। In the case of the cotton goods, hardly a century, so perhaps there is some evidence of progress in the world। और कहते हैं कि शायद इसी कारण संसार ने कुछ प्रगति की है कि अब वो कुछ ज्यादा पहले की अपेक्षा समझदार होने लगा है। देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं, द लास्ट ऑफ द ग्रेट prehistoric inventions was the art of writing, which was indeed a prerequisite of history। क्या कहते हैं कि इतिहास जो है वो पहले की अंतिम जो महान खोज थी, इतिहास की जो सबसे महान खोज थी वो क्या थी, वो लिखने की कला थी, आर्ट ऑफ राइटिंग थी, है ना, जो काफी ज्यादा जिससे की उम्मीद थी, इच्छा थी। राइटिंग लाइक अ स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली and in the form of pictures designed to convey a message। It was probably as old as a speech, but from pictures to syllable writing and thence to the alphabet was a very slow evolution। In China, the last step was never taken। लीजिए, अब लाइट डिस्कनेक्ट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई, लेकिन देखिए क्या कहते हैं कि बोलने की तरह ही लिखने का विकास भी धीरे धीरे हुआ होगा और चित्रों द्वारा संदेश को व्यक्त करने का जो तरीका है वो शायद उतना ही पुराना है जितना बोलना है ना। लेकिन आगे ऑथर क्या कहते हैं कि किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी इश्यूज पर चित्रात्मक अक्षर हो या फिर अल्फाबेटिकल लिखने का विकास हो, वो बहुत धीरे धीरे हुआ होगा। और जो लास्ट में कहते हैं चाइना के बारे में कि चीन में अंतिम कदम कहीं भी नहीं उठाया गया। क्या कहते हैं, इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। चीन में अंतिम कदम कभी भी नहीं उठाया गया होगा। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ गया है और हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है, तो उतना ज्यादा खैर अब सोचना नहीं है। चलिए, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो